नमस्कार साथियों, सिविल लक्ष्य क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। नगरपालिका अधिनियम की इस दौड़ में हम अध्याय 7 तक पहुंच चुके थे और इसके अंदर हमने धारा 101 से 107 तक कवर कर लिया है। अभी हमें लगभग 20-25 धाराएं और कवर करनी है और इसमें हम आज धारा नंबर 108 से स्टार्ट करेंगे और इसमें हम लगभग 119 धारा तक कवर करेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो धाराएं लगभग 2 पोर्शन में डिवाइडेड है। इसमें 108 से लेकर धारा नंबर 115 तक 114 तक की धाराएं ये एक ही पोर्शन की, एक ही उसकी है, जो कि मेनली कर अधिरोपण से संबंधित है कि कोई भी कर है वो कैसे लगाया जाएगा, क्या क्या प्रोसेस रहेगी, उसकी बात 108 से लेकर 114 तक दी हुई है। फिर 115 थोड़ा अलग चला जाता है। फिर 116 से लेकर जो 119 तक की धारा है वो ट्रांसफ़र की सूचना से रिलेटेड है। यानी इसको समझो, ट्रांसफ़र की सूचना मतलब क्या है? जैसे कि आपकी कोई ज़मीन है और वो ज़मीन आप किसी और को हैंड ओवर करते हैं, ट्रांसफ़र कर रहे हैं, या कोई ज़मीन है वो किसी किसी की मृत्यु के बाद अपने जो वारिस है उसके पास ट्रांसफ़र हो रही है, तो दोनों ही कंडीशन में इसकी सूचना नगर पालिका को देनी होती है। नहीं देते हैं तो क्या होता है, दे देंगे तो कैसे देना है, कौन से प्रारूप में देना है, वो सारी डिटेल हम 116 से लेकर 119 तक कवर करते हैं। आया समझ में? यार, तो ये जो 2 पोर्शन है इनको हम आज की क्लास में कवर करने जा रहे हैं। यानी हम 108 से लेकर 119 तक की धाराएं कवर करेंगे। लगभग 12 हम धाराएं इसमें कवर करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। ये हम कवर कर ही चुके हैं। अब करते हैं बात हमें धारा नंबर 108 से। ठीक है, ये रही। अब इसका नाम क्या है? कर अधिरोपण से पूर्व की प्रक्रिया। यानी कर लगाने से पहले क्या क्या प्रोसेस होती है, कि कौन सी प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, उसकी बात हम कौन से में करेंगे? धारा 108 से पढ़ेंगे। देखो, सबसे पहले नगरपालिका एक साधारण बैठक में संकल्प पारित करती है। संकल्प पारित किया जाता है कि हमें ये टैक्स लगाना है। फिर फर्स्ट अनुसूची, पहली अनुसूची के प्रारूप में, याद रखना अपन ने बहुत सारी अनुसूचियाँ पढ़ी है। इसमें मैंने आपको पढ़ाई थी अनुसूची 1, 2, 3, 4, 5, 6 अनुसूची पढ़ाई थी मैंने। इसमें से जो पहली अनुसूची है वो 160, दूसरी अनुसूची 117 में के अंदर दी हुई है और फिर आगे 131 में दी हुई है, 135 में, ऐसे करके ये अनुसूचियाँ आपको पढ़ाई थी मैंने जब हमने स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन क्लास पढ़ी थी किसकी, एक्ट वाली। उसके अंदर मैंने आपको डिटेल से बताया था। तो जो ये अनुसूचियाँ हैं और जो इससे रिलेटेड करती हुई धारा हैं वो अब धीरे धीरे आपके साथ आती जाएगी। तो धारा नंबर 108 है, इसमें कर अधिरोपण के पूर्व की प्रक्रिया दी हुई है और कर जब लगाया जाएगा तो उसका जो प्रारूप तैयार किया जाएगा वो किसके तहत किया जाएगा? अनुसूची 1 के तहत। किसके तहत? अनुसूची 1 के तहत उसका प्रारूप तैयार किया जाता है। प्रारूप में नोटिस के साथ प्रकाशित किया जाता है। जो प्रारूप बनाया जाएगा उसे एक नोटिस के साथ प्रकाशित किया जाएगा। और नोटिस है, उस नोटिस क्या होता है? मेनली नोटिस वो है जो लोगों को दिखाया जाता है कि भाई हमने ये टैक्स लगा रहे हैं, इसकी ये रेट है और इस चीज़ पर लगाया जा रहा है। ये सारी डिटेलिंग उसके अंदर लिखी जाती है और पब्लिक के सामने डोमेन में रखी जाती है। इस नोटिस के 1 महीना के भीतर जो निवासी है उस नगरपालिका में रहने वाले, वो अपनी आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। वो बता सकते हैं कि सर इसमें ये गड़बड़ है या इसमें ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम आज सॉल्व हो जाती है। ठीक है, 1 महीने के अंदर आप अपनी आपत्ति दर्ज कराएंगे। अगर आपत्ति सही नहीं है, मतलब विचारणीय नहीं है, फालतू की आपत्ति है, कोई काम की आपत्ति नहीं है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, तो विशेष संकल्प द्वारा नगरपालिका उस टैक्स को क्या कर देती है? अधिरोपित कर देती है, पारित कर देती है। लेकिन नगर जो निवासियों ने जो आपत्ति लगाई है वो विचारणीय है, उस पर विचार करना जरूरी है, वो आवश्यक है, लोक हित में इंपॉर्टेंट रखती है। तो नगरपालिका क्या करती है? नगरपालिका या उसके द्वारा प्राधिकृत जो समिति है, क्योंकि बहुत सारी समिति होती है नगरपालिका के पास, तो उससे अगर कोई समिति पर्टिकुलर इस काम के लिए लगा रखी है तो उस समिति के पास ये जाएगी, वो आपत्ति को देखेगी, आपत्ति पर विचार करेगी और उसकी विचार करके रिपोर्ट तैयार करेगी। और रिपोर्ट किसको देगी? नगरपालिका को। नगरपालिका क्या करती है? उस एक्ट के अंदर जो प्रारूप है उसके अंदर फिर से संशोधन कर सकती है और संशोधन करके वापस विशेष संकल्प से उस टैक्स को वापस पारित करती है। आया समझ में ये प्रोसेस? यहाँ तक कि एक बार वापस देख लो कि भाई नगरपालिका क्या करेगी? एक साधारण बैठक में एक संकल्प पारित करेगी कि भाई हमें एक नया टैक्स लगाना है। ठीक है, नया टैक्स की बात हुई, उसके बाद क्या करेगी वो? तो वो पहली अनुसूची में एक प्रारूप तैयार करेगी, भाई ये तो टैक्स रहेगा, प्रारूप बना हुआ है, उसके अंदर वो सारी डिटेल डालेगी, भाई ये टैक्स का नाम है, इस चीज़ पर लगाया जाएगा, इस रेट से लगाया जाएगा, ये छूट है, ये सारी चीज़ें उसके अंदर लिखी जाएगी। फिर उसे वो नोटिस बोर्ड पर लगाया जाएगा ताकि सब पब्लिक के डोमेन में आ सके। पब्लिक उसको देखेगी। 1 महीने के अंदर जो पब्लिक के वहाँ के जो निवासी है नगरपालिका के, वो उसके ऊपर आपत्ति दर्ज कर सकते हैं कि भाई साहब इसमें ये कमी है, ये चेंज होना चाहिए। अगर नगरपालिका को लगता है कि ये जो बात कर रहा है, जो आपत्ति दर्ज कराई है वो विचारणीय है,
देखी समझी जानी चाहिए, तो देखते हैं। और उसके अंदर क्या किया जाता है, ये तो नगर पालिका खुद देखेगी, या नगर पालिका क्या करेगी, एक अपनी जो समिति है उसे सौंप देगी, भाई आपत्तियां जितनी उनको चेक करो, देखो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। फिर चेक की, अगर कोई प्रॉब्लम है उसको फिर मॉडिफाई किया जाता है, सही किया जाता है, और सही करके वापस नगर पालिका के पास प्रारूप भेजा जाता है। नगर पालिका उसे विशेष बहुमत से, विशेष संकल्प से पारित करती है, और वह एक टैक्स है वो पारित हो जाता है। आए संबंध में बिल्कुल ठीक है। आगे चले, ओके। इसके बाद धारा 103 में वर्णित अन्य, देखो इधर वाले पोर्शन पे आते हैं। धारा 103 में वर्णित अन्य कर अधिरोपित का प्रारूप तैयार करना। इसमें क्या क्या जो प्रारूप होता है ना, अच्छा ये टैक्स जो लगाए जा रहे हैं 108 के तहत, वो कौन से वाले होंगे, 103 वाले। अब याद करो 103 में अपन ने कौन से टैक्स पढ़े थे, याद है कुछ, हमने 103 के अंदर पढ़े थे अन्य कर, पढ़े थे भाई। बाध्यकारी कर लगाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो तो ऑलरेडी है भाई। 102 के अंदर हमने पढ़े थे बाध्यकारी, कल की क्लास की बात है, याद करो वापिस। या 102 में हमने पढ़े थे बाध्यकारी कर, वो तो ऑटोमेटिक जनरेटेड है, उसमें तो कोई टंटा ही नहीं है, कोई टेंशन ही नहीं है। नगर पालिका से ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली लग जाएंगे। 103 के अंदर ही तो नया कर लेके आएंगे। 103 के तहत अन्य कर है, उसके तहत वो नया कर ला सकते हैं, और वो कर जब लाएंगे 103 में वर्णित जो अन्य कर है उनको अधिरोपित करने के लिए जो प्रारूप तैयार किया जाएगा 101 पहली अनुसूची के तहत, उसके अंदर क्या क्या चीज़ लिखी होती है, देखो ये, क्योंकि ये थोड़ा ज़्यादा डिटेलिंग में है, पर मैंने इसलिए बता रहा हूँ कि आपसे कोई चीज़ छूटनी नहीं चाहिए, सिंपल बात ये है। तो इसके अंदर डिटेल आती है कि भाई टैक्स जो कर है वो देगा कौन, का दायी व्यक्ति, यानी टैक्स किस पर लगाया जाएगा और देगा कौन उसे। फिर टैक्स में छूट किसको मिलेगी, वो बात इसके अंदर लिखी है। टैक्स किस दर से लगाया जाएगा, वो दर का आधार क्या रहेगा, किस आधार पर ये टैक्स की दर फिक्स की गई है, उसकी बात की जाएगी। जैसे हमने विकास प्रभार वाले में पढ़ा था कि वो मार्ग की साइज पर, मकान की चौड़ाई पर, लंबाई पर, इन पर टैक्स फिक्स किया जाता है, उसी तरह से। फिर अन्य डिटेल जो कि राज्य सरकार द्वारा अपेक्षा की जाए, भाई राज्य सरकार चाहे तो इस पर जो प्रारूप है अनुसूची 1 का, उसके अंदर मॉडिफिकेशन करके कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी जोड़ने की बात कर सकती है। आया समझ में, किसके तहत, धारा 108 के तहत, ये समझने वाली बात है। तो धारा 108 वापस रिपीट कर देता हूँ, सिंपल है, बहुत सिंपल, अगर सोचो तो एक बार वापस देखो। इसमें टैक्स इंप्लीमेंट करना है, कौन सा वाला टैक्स इंप्लीमेंट करना है, धारा 102 में तो बाध्यकारी, 103 के अंदर अन्य कर है, यानी जो एक्स्ट्रा कर जो लगाना चाहती है नगर पालिका वो, तो 103 वाले की बात हो रही है यहाँ पर, अन्य कर की वो लगाना है। वो लगाने के लिए क्या करना होगा, नगर पालिका बैठेगी और एक साधारण ये सामान्य संकल्प पारित करेगी। संकल्प पारित किया कि भाई हमें टैक्स लगाना है। फिर उसके बाद पहले प्रारूप के तहत एक टैक्स की पूरी डिटेलिंग डाली जाती है, ड्राफ्ट तैयार किया जाता है, और उस ड्राफ्ट के बाद उसे नोटिस के बाद साथ प्रकाशित कर दिया जाता है, अखबारों में पोस्टर लगा दिए जाते हैं कि भाई ये नया टैक्स लगने वाला है नगर पालिका के अंदर। फिर जिस दिन वो नोटिस लगाया जाता है उसके 1 महीने के अंदर अंदर जो वहाँ के रहने वाले लोग निवासी है वो क्या कर सकते हैं, उस पर आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। आपत्ति अगर विचारणीय नहीं है तो नगर पालिका विशेष बहुमत से उसे पारित करके क्या कर देती है, लागू कर देती है। लेकिन अगर उनकी जो आपत्ति विचारणीय है तो नगर पालिका खुद या उसके द्वारा अधिकृत कोई जो समिति है वो उस आपत्ति को देखती है, उसे मॉडिफाई करती है, उसे सही करती है, और उसके बाद टैक्स को पुनः लागू किया जाता है। ठीक है, ये प्रोसेस है टैक्स लगाने की। ओके, आगे चलें, बात करते हैं धारा 109 की। ये क्या है, कर का अधिरोपण। क्या है, कर का अधिरोपण। कर का जब अधिरोपण किया जाएगा, यानी जब लागू किया जाएगा, तो उसको क्या किया जाता है, गजट में नोटिफाइड किया जाता है। मैंने आपको पहले बताया कि गजट में नोटिफाइड करना होता है जब भी टैक्स लगाया जाए। क्यों, क्योंकि सबके डोमेन में आना जरूरी है ना, फिर नहीं तो नगर पालिका बोल देगी कि निवासी है वो बोल देंगे कि हमें ज्ञात ही नहीं था, हमें पता ही नहीं था कि नगर पालिका ने नया टैक्स लगाया, इसलिए उसे नोटिफाई करना जरूरी होता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि कर कौन सी तारीख से लागू माना जाएगा या किस रोटेशन पे काम करेगा। देखो ये समझने वाला पॉइंट है, ये वाला भी एक अच्छा है। इसमें आपको डायरेक्ट वहाँ से आरपीएससी इसमें डायरेक्ट आपको क्वेश्चन भी पूछ सकती है। कैसा क्वेश्चन, मतलब बनावटी, जैसे न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन आ सकता है यहाँ पे। देखो 1 अप्रैल वार्षिक रूप में अगर मान लो 1 अप्रैल को टैक्स चालू किया, पहली बात तो जो टैक्स चालू होगा वो महीने की पहली तारीख से ही होना चाहिए। और कौन कौन सी पहली तारीख को हो सकता है, तो वो देखो, या तो 1 अप्रैल को वो टैक्स ला सकते हैं, या 1 जुलाई को ला सकते हैं, या 1 अक्टूबर को ला सकते हैं, या फिर 1 जनवरी को वो टैक्स लागू किया जा सकता है। तो चार ही डेट है जिस डेट पर टैक्स लागू किया जा सकता है। पहली बात तो यही है कि इन 4 महीनों की पहली तारीख को टैक्स लागू हो सकता है, वरना और बीच में कोई टैक्स आप लागू कर ही नहीं सकते। तो मान लो अगर 1 अप्रैल को टैक्स लागू किया गया है, तो अगले साल, जैसे कि आज 1 अप्रैल को आपने टैक्स दिया, तो अगले साल 1 अप्रैल को आपको वापस टैक्स देना है, फिर अगले साल 1 अप्रैल को आपको टैक्स देना है, मतलब हर अप्रैल की पहली तारीख को आपको टैक्स देना होगा अगर अप्रैल से लागू हो रहा है तो। लेकिन अगर ये जुलाई में लागू हो तो मान लो अगर 1 जुलाई को टैक्स लागू हो रहा है
किसको, 1 जुलाई को टैक्स लागू हो रहा है तो क्या होगा, पहले तो 3-3 साल महीने के हिसाब से लिया जाएगा। ये कैसे, 1 जुलाई से 3 महीना, 1 अक्टूबर को अगला टैक्स लिया जाएगा। फिर 1 अक्टूबर के बाद अगला 3 महीना 1 जनवरी को टैक्स लिया जाएगा। फिर अगला 3 महीना 1 अप्रैल आते ही, अब यहाँ रुक जाएंगे, 1 अप्रैल को टैक्स लिया जाएगा। फिर इसके बाद वार्षिक रूप से लिया जाएगा, यानी अगले साल फिर 1 अप्रैल को। ऐसा क्यों हो रहा है, देखो समझने वाली बात है, क्योंकि जो सरकार चलती है वो फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से चलती है। किस हिसाब से, फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से। और फाइनेंशियल ईयर कैसे ज्ञात करेंगे अपन, तो फाइनेंशियल ईयर होता है हमारा 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और अगले साल 31 जो मार्च है वहां तक चलता है। ये तो आप सबको पता होगा, वह 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और मार्च एंडिंग तक चलता है। तो जो हमारा ये सर्कल है भाई, रेवेन्यू भी इस हिसाब से वो कलेक्ट करती है कि भाई हमने इस फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के अंदर कितना रेवेन्यू प्राप्त किया। तो ये पता कैसे लगाएंगे, अगर ये वाला सिस्टम अगर नहीं लागू करेंगे, ये 1 अप्रैल से 1 अप्रैल वाला, तो उनको बहुत सारा कंफ्यूजन करना पड़ेगा, बहुत सारी कैलकुलेशन उनको करनी पड़ती है। इसलिए ये वाला सिस्टम लागू किया गया। अगर 1 अप्रैल से चालू होता है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ऑटोमेटिकली 1 अप्रैल को ले लेते हैं। लेकिन अगर बीच में चालू होता है तो वो कैसे भी करके वो तारीख को 1 अप्रैल तक ले जाना होता है। जैसे अपने नहीं होता क्या, अगर अपन रूम रेंट पे लेते हैं, अगर अपन 10 तारीख को जाके रूम लिया है अपन ने, तो अपन ये करते हैं कि 20 तारीख तक 20 दिन का पेमेंट दे देते हैं उनको और 1 तारीख से अपना कमरा वापस चालू करवा लेते, करते हैं ये काम। तो वैसा ही ये काम है सरकार के लिए। जो 1 तारीख है वो 1 अप्रैल है, उस साल की 1 अप्रैल की तारीख है। क्यों, इससे क्या होता है, उनका रोटेशन सर्कल बना रहता है, इसलिए ये कार्यक्रम किया जाता है। अभी बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कैसे काम किया गया है ये, देखो। तो ये वाला सिस्टम समझ में आना चाहिए। अब मान लो 1 अक्टूबर को टैक्स लगाया गया है, तो अब इसका अगले 3 महीने चलाएंगे, यानी 1 जनवरी तक चलाएंगे। 3 महीने का ले लिया, फिर 1 जनवरी से 1 अप्रैल तक कर लेंगे, फिर 3 महीने का ले लिया, फिर 1 अप्रैल आते अपने आप 1 साल का लेंगे डायरेक्ट उससे, अगले साल 1 अप्रैल को। आगे समझ में, अगर मान लो 1 जनवरी से लागू हो रहा है तो 3 महीने का लिया, 1 अप्रैल आ गया, और 1 अप्रैल के बाद फिर अगले साल की 1 अप्रैल को लेंगे, यानी 1 अप्रैल 2025 को लिया है तो 1 अप्रैल 2026 को लेंगे। आए समझ में, क्लियर, आगे चलें। कोई भी कंफ्यूजन हो किसी भी तरह का, आप डायरेक्ट मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, टेलीग्राम से करें, हमारे चैनल के थ्रू करें, कहीं से भी आप हमारे पास पहुंच ही सकते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद गजट में टैक्स कालावधि का उल्लेख किया जाएगा। अगर मान लो टैक्स में लिख के जो अपन ने नोटिफिकेशन निकाला है और उसके अंदर बोल दिया कि जो ये टैक्स लगेगा ये अगले 5 साल तक लगेगा, कितने साल तक लगेगा, अगले 5 साल तक, तो अगले 5 साल तक ही लगाया जाएगा, उसे ऐसा नहीं कि उसके आगे लगा दिया। मान लो अपन ने बोल दिया कि 3 महीने के लिए टैक्स लगाया जा रहा है इमरजेंसी नगर पालिका के अंदर, या कोई विकास के लिए काम करना है बड़ा सार का, तो इसके लिए ये टैक्स लगा रहे हैं हम नया, वो 3 महीने लगेगा बस। तो 3 महीने के लिए कोई टैक्स लगाया तो 3 महीने तक ही चलेगा, ऐसा नहीं है कि फिर वो आगे चलता जाएगा, लंबा जाएगा, नहीं। ये बात हमेशा, जिस अगर गजट में लिखा है, नोटिफिकेशन जब निकाला उसके अंदर लिखा है, तो फिर वो टाइम पीरियड उतना ही रहेगा, वो आगे नहीं बढ़ेगा, ठीक है। आगे चलें, ओके, ठीक है। चलो हम आ जाते हैं धारा नंबर 110 के अंदर। ये क्या है, करों में परिवर्तन की प्रक्रिया। किसके अंदर, टैक्सेस के अंदर। टैक्सेशन के अंदर कोई भी चेंज करना है तो वो कैसे किया जाएगा, तो ये सिंपल है, जैसे हमने 108 और 109 में पढ़ा है। को क्या क्या 108 के अंदर लागू करने की प्रोसेस पढ़ी, 109 के अंदर कौन सी तारीख से लागू होगा, यानी कोई भी चेंज करना होगा तो वापस वही प्रोसेस अपनानी पड़ेगी जो हमने नए कर के लिए अपनाई है। यानी अगर दर को 10 से 9 करना है, 10 से 11 करना है, अगर दायी व्यक्तियों की प्रोसेस चेंज करने की, भाई पहले सिर्फ अमीर लोगों पे लग रहा था, अब हम सोच रहे हैं मिडिल क्लास पे भी ये टैक्स लगा दें, तो पूरी प्रोसेस को दोहराना पड़ता है। यानी वही प्रोसेस कौन सी, वापिस सुनो 108 वाली, कि सबसे पहले नगर पालिका विशेष संकल्प एक साधारण बैठक में एक संकल्प पारित करेगी, फिर पहले अनुसूची में प्रारूप होगा, उसके अंदर पूरी डिटेल डालेंगी, डिटेल डालने के बाद उसे नोटिस बोर्ड पे लगाया जाएगा, नोटिस के बाद 1 महीने के अंदर आपत्ति ली जाएगी, आपत्ति अगर सही है तो उसको देखा जाएगा, देख के वापस नगर पालिका विशेष बहुमत से उसे पारित करके लागू कर देगी। लागू कौन सी तारीख से होगा, 1 अप्रैल, 1 जुलाई, 1 अक्टूबर और 1 जनवरी से। 1 अप्रैल से हुआ तो वार्षिक रूप से लिया जाएगा, अगर बाकी किसी भी टाइम पे हुआ तो त्रिमासिक लिया जाएगा। कब तक, जब तक कि 1 अप्रैल की तारीख ना आ जाए। 1 अप्रैल आते ही फिर वार्षिक चालू हो जाएगा। अगर टाइम पीरियड नोटिस के अंदर लिखा हुआ है या गजट के अंदर लिखा हुआ है तो उसी तारीख के अंदर, उसी टाइम पीरियड के अंदर वो रहता है, यानी 2 महीने लिखा है 2 महीने के अंदर ही टैक्स हो जाएगा। तो ये प्रोसेस वापस अपने रिपीट कर ली, और 110 के अंदर भी यही बात है। अगर कोई भी चेंज करना है तो वो भी पूरी प्रोसेस को दोहराना पड़ेगा, ये समझ लो 110 की बात। फिर आ जाते हैं हम धारा नंबर 111। ये क्या है, कर को स्थगित करने
या प्रतिसिद्ध करने या उसमें सुधार करने की राज्य सरकार की शक्ति। अब यहाँ पहले तो किसकी थी ये वाली, तो नगर पालिका की। नगर पालिका को तो पूरी प्रोसेस वापस दोहरानी पड़ती है। लेकिन अगर कर को स्थगित करना है या उसको प्रतिशत यानी रोक देना है या उसके अंदर सुधार करना है, तीनों काम। मान लो कोर्ट कुछ टाइम के लिए गवर्नमेंट बोले 3 महीने के लिए टैक्स मत लो, ये बोल दिया गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, तो रोकना पड़ेगा, स्थगित करना यानी पोस्टपोन कर देना आगे के लिए। फिर प्रतिशत यानी परमानेंटली रोक देना, और सुधार करना, उसके अंदर दर में कोई चेंज करना हो या लोगों की संख्या में कुछ चेंजेज हुआ तो वो कर सकते हैं। तो क्या है, लोक हित में प्रतिकूल होने पर या टेक्स्ट में त्रुटि यानी कोई कमी होने पर राज्य सरकार क्या कर सकती है, नगर पालिका से अपेक्षा करेगी कि उसका समाधान करे। कोई भी जो लोकहित में प्रतिकूल है तो उसे अनुकूल बनाए लोकहित में। और टैक्स में अगर कोई त्रुटि रह गई है तो राज्य सरकार चाहेगी नगर पालिका से कि वो त्रुटि को सही करे। अगर नगर पालिका वो समाधान नहीं करती है तो राज्य सरकार क्या करती है, गजट नोटिफिकेशन में निकालेगी और टैक्स को स्थगित कर देगी या समाप्त कर देगी। ये खुद से सुधार भी कर सकती है, खुद स्वयं। आया बात समझ में? क्या है मतलब, राज्य सरकार उसकी पावर छीनना नहीं चाहती। अगर राज्य सरकार को लग रहा है कि यार टैक्स तो यार जनता की भलाई के लिए नहीं है, या इस टैक्स में कुछ गड़बड़ है, इसकी रेट इतनी नहीं होनी चाहिए या कुछ और होना चाहिए, तो राज्य सरकार क्या करती है, नगर पालिका को एक लिखित में देगी कि भाई इसमें ये गड़बड़ है, आप इसको पहले इतना टाइम देते हैं आपको, इस टाइम के अंदर इसको सही कर लो। अगर नगर पालिका इसको नहीं करती है सही तो क्या करेगी राज्य सरकार, या तो खुद सही कर लेगी या उसको कुछ टाइम के लिए बंद कर देगी या उसे परमानेंट ही बंद कर देगी। ये सारे काम हो सकते हैं, यानी राज्य सरकार की पावर नगर पालिका से ऊपर रहती है इस मामले में। ठीक है, आगे चलें, धारा नंबर 112 पर आ जाते हैं। कर को स्थगित करने या समाप्त करने की नगर पालिका की शक्ति, यानी कर को स्थगित करना है, समाप्त करना है, तो इसके अंदर नगर पालिका के पास क्या क्या पावर है। एक ये पावर कैसे, ये उल्टी है। जैसे उसके अंदर तो क्या था कि राज्य सरकार पहले नगर पालिका को बोलेगी सही कर ले वरना हटा दूंगी। इसमें क्या होता है, इसमें भी ये सही है कि राज्य सरकार ऑर्डर देती है नगर पालिका को कि भाई लोक हित में इस टैक्स को समाप्त करो या स्थगित करो। तो फिर क्या होता है, तो 103 के तहत जो भी टैक्स लगाया गया उस टैक्स को समाप्त किया जा सकता है या स्थगित किया जा। वाद्य वाले के अंदर तो पूरा चेंज ही नगर पालिका वो राज्य सरकार कर सकती है। राज्य सरकार के पास फुल पावर है उसके अंदर, तो क्योंकि वो लगाया ही परमानेंट गया है और वो राज्य सरकार के द्वारा परमानेंट लगाया गया है, तो राज्य सरकार ही उसे परमानेंटली चेंज करती है। लेकिन अगर अन्य कर वाली बात है 103 वाले की, तो वो चेंजेस इसके तहत किए जा सकते हैं। आया समझ में? 112 वापिस समझाऊं, कर को स्थगित करने या समाप्त करने की पहले तो मैंने पढ़ी 111 के अंदर तो राज्य सरकार की पावर। तो राज्य सरकार तो क्या करती है, लोकहित में अगर गड़बड़ है, त्रुटि है, तो नगर पालिका बोलती है भाई साहब सही कर ले। नहीं करेगा तो राज्य सरकार उसके गजट में नोटिफिकेशन निकाल के टैक्स के अंदर पूरे चेंजेस कर सकती है। 112 में क्या है, अब नगर पालिका के पास क्या क्या पावर है स्थगित और समाप्त करने की, तो राज्य सरकार क्या कर सकती है, एक ऑर्डर देगी नगर पालिका को कि भाई साहब लोकहित में इसे एक टैक्स है, इसको समाप्त करो या उसे स्थगित करो, तो फिर उसे करना ही पड़ता है। फिर आ जाते हैं धारा 113 के अंदर। ये क्या है, कर निर्धारण एवं कर निर्धारकों की नियुक्ति। ये क्या है भाई, जो टैक्स लगाता है, भाई टैक्स की रेट कितनी होनी चाहिए, कितने लोगों पर लगना चाहिए या कैसे लगाया जाना चाहिए, किन चीज़ों पर लगाया जा सकता है, कितने टाइम के लिए लगाया जाना चाहिए, तो ये सारा काम करने वाला बंदा क्या कहते हैं, कर निर्धारक। कर का निर्धारण करने वाला क्या कहते हैं उसे, कर निर्धारक। और इसकी नियुक्ति कौन करता है, तो इसकी नियुक्ति राज्य सरकार के द्वारा की जाती है। ये बात है सिंपल इसके अंदर, किसके अंदर, धारा 113 के अंदर। यानी कर निर्धारकों की नियुक्ति कौन करता है, सिंपल इतना ही पूछा जाएगा। कौन सी धारा में, 113 के अंदर है। कौन करता है, राज्य सरकार करती है। बस दो ही चीज़, कर निर्धारक कौन होते हैं, जो कर का डिसीजन करते हैं, कितनी रेट, सब कुछ चीज़ें वो काम करते हैं। ठीक है, फिर आते हैं धारा नंबर 114 के अंदर, जो कि हमारे स्ट्रिक्ट की अंतिम धारा है। कतिपय जानकारियां देना और उन्हें देने में विफल रहने का परिमाण। अब मान लो जो कर निर्धारक है ये, अब ये कर निर्धारक कैसे कर डिसाइड करेगा, तो ये क्या करता है, कुछ जानकारी लेता है। भवन या भूमि का अधिभोगी हो चाहे स्वामी हो, कर निर्धारण की अध्यपेक्षाएं जानकारी, कर निर्धारक क्या करता है, इनसे क्या लेता है, जानकारी लेता है, कुछ अध्यपेक्षाएं जानकारी लेता है। प्रारूप समय और फिक्स प्रारूप में ले, मतलब सीधी बात ये समझो, देखो ऐसे में समझाता हूँ। जैसे कि आप घर के मालिक हैं और आपके ऊपर कोई टैक्स लगना है, तो आपसे कुछ सूचनाएं मांगता है, कौन, कर निर्धारक। कुछ सूचनाएं मांगेगा ये बंदा आपसे, तो आपको क्या है, अपनी सारी जानकारियां देनी है। जो जो ये मांगेगा वो सारी जानकारी कैसे देनी है, एक प्रारूप बना होगा, फॉर्मेट। उस फॉर्मेट के अंदर आपको लिख के कि भाई मेरे पास मेरी मंथली इनकम ये है, मेरे पास 10 बीघा ज़मीन है, मेरा गाँव जयपुर के अंदर एक प्लॉट है और मेरे पास 4 गाड़ियाँ हैं
अब इस हिसाब से वो क्या करता है, टैक्स डिसाइड करता है, कौन, कर निर्धारक। तो ये सारा प्रारूप के अंदर लिखा हुआ है जानकारी, ठीक है। और जो टाइम दिया गया है उस टाइम पे भीतर भीतर आपको ये सारी जानकारी कर निर्धारक को देनी होती है। तो ये बात यहाँ समझ लो कि भाई स्वामी है, उसे कर निर्धारक को कर से संबंधित जानकारी उसको चाहिए तो वो आपको देनी पड़ती है। फिक्स प्रारूप लिखा होगा उसके अंदर देनी है, और फिक्स टाइम जो दिया है उसने उस टाइम पीरियड के अंदर वो जानकारी आपको देनी पड़ती है। मान लो स्वामी जी ने इस कर निर्धारक को यह जानकारी नहीं दी तो क्या होगा, तो भाई साहब ये अपने हिसाब से, अपने मूड के हिसाब से, स्वविवेक से जांच करता है, खुद ही देखेगा, खुद जांच कर लेगा, आसपास के लोगों से पूछ लेगा और कर का निर्धारण कर लेगा। आई समझ में क्या बात है कि अगर भूमि या भवन का अधिभोगी या स्वामी कर निर्धारण की अध्यपेक्षा या जानकारी फिक्स प्रारूप या समावधि के अंदर नहीं देता है तो स्वविवेक से ये जांच करता है, जांच करके कर का निर्धारण कर देता है। आगे समझ में बात, 114 में ये बात लिखी हुई है। फिर आ जाते हैं हम धारा नंबर 115 के अंदर, संशोधन के प्रयोजन के लिए सूचना देने की बाध्यता। यानी अगर आप भवन है, कोई भी आपका भवन है, घर है, उसका अगर निर्माण कर रहे हो, बिल्कुल नया बना रहे हो, या उसके अंदर कोई मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, कुछ भी चेंजेस कर रहे हो आप, तो उसकी जानकारी आपको किसको देनी होती है, नगर पालिका को सौंपनी होती है, देनी होती है। तो भवन का स्वामी क्या करता है, ये जानकारी नगर पालिका को देता है। और ये किस टाइम पीरियड के अंदर देना होता है, देखो ये इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आज आपने काम शुरू किया 1 जनवरी को और वो काम पूरा हो गया 10 फरवरी को, तो इस 10 फरवरी को और आपने घर में रहना स्टार्ट किया 1 मार्च को। ये 3 चीज़ें अपन मान लेते हैं, अज्यूम करते हैं कि 1 जनवरी को आपने घर बनाया, काम शुरू किया, 10 फरवरी के अंदर तक आपका काम पूरा कंप्लीट हो गया और 1 मार्च से आपने उसके अंदर रहना शुरू किया मुहूर्त वूहर्त निकलवा के, ठीक है। तो आपको ये सूचना कैसे देनी होती है, तो जैसे ही आपका निर्माण कार्य पूर्ण होता है उसके 30 दिन के भीतर, जैसे आपने 10 तारीख को काम पूरा हुआ, उसका 30 दिन, यानी सॉरी इसको अपन मार्च की जगह अप्रैल ले जाते हैं, ठीक है। तो 10 फरवरी को हुआ तो यानी 10 मार्च को, इस 10 मार्च तक इसे क्या देनी होगी अपनी, ये भाई हमने मकान बनाया ये उसकी जानकारी किसे देनी होती है, नगर पालिका को। अगर इस टाइम पे नहीं देता है तो भवन अधिभोग की तारीख से, यानी 1 अप्रैल, इस तारीख को देना होगा। अगर ये तारीख इधर है, यानी मान लो इधर बीच में कहीं है कि 1 मार्च को आ गया था मकान में रहने के लिए, पढ़ाया 10 फरवरी को, 1 मार्च को रहना आ गया, तो इस तारीख को देनी होगी, 30 दिन वाला काम खत्म हो जाएगा। फिर जो पहले होती है वो, देखो क्या लिखा है, जो पहले हो उस तारीख को देना होता है। वापिस समझाऊं, देखो आपने कोई मकान बनाया, इमेजिन करो अच्छे से, ठीक है। आपने अपना मकान बनाया, आप अपने मकान के स्वामी बन गए। आपने मकान के अंदर कुछ ये तो नया बनाया या उसके अंदर कोई मॉडिफिकेशन किया है, यानी पहले 1 मंजिल था 2 मंजिल कर दिया, 3 मंजिल कर लिए। अपन मुहूर्त करवा के रहते हैं, ये बात आपको पता है। अब ये समझो आपका मकान का काम पूरा हो गया आज मान लो आज आपका मकान का, यानी आज तारीख कितनी, 30 तारीख को आपका मकान का काम पूरा कंप्लीट हो गया। आज की तारीख से अगली 30 तारीख के तक आपके पास ये पावर है कि आप इन 30 दिनों के भीतर भीतर आपको क्या करना होगा, अपनी जो मकान बनाया है, जो भी मॉडिफिकेशन किया, इसकी जानकारी नगर पालिका को देनी होती है, ठीक है। और या तो ये तारीख को आप तक देना होता है। अगर मान लो आप परसों ही जाके घर में शिफ्ट कर गए और रहना शुरू कर दिया, तो परसों के दिन ही आपको जानकारी देनी होगी। जिस दिन से आप उस मकान को यूज लेना शुरू करोगे उस दिन तो देनी ही देनी है कि आपने यूज लेना स्टार्ट कर दिया है, उसको उस दिन तो देनी है। लेकिन आप यूज नहीं ले रहे, अभी बना के छोड़ दिया है, तो आपको 1 महीने का टाइम दिया जाता है। आगे समझ में, ये बात है इसके अंदर। फिर आगे चलें, यदि जानकारी नहीं दी तो क्या भुगतना पड़ेगा, ये देखो। तो आपके ऊपर 500 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। कितना, 500 का। या फिर भवन पर 3 महीने का जितना टैक्स बनता है उसका 10 गुना लगाया जाएगा। कितना, उसका 10 गुना। यानी भवन पर जो भी टैक्स बनता है उसका 3 महीने का टैक्स लेंगे, उस 3 महीने को 10 से गुना कर लेंगे, जो टैक्स बनेगा वो लगेगा। आए समझ में। या फिर 500 रुपये जो भी ज़्यादा होगा वो लगेगा। ये देखो, पैसे जब लेने की बात आती है ना नगर पालिका के पास, तो वो तो ज़्यादा से ज़्यादा लेती है। जब देने की बात आती है तो कम से कम देती है। अगर टाइम देने की बात आती है कि टाइम देना है किसी को, तो वो भी कम से कम देती है। ये 2-3 चीज़ें याद रख लो, समझ लो बिल्कुल दिमाग में कि भाई जो चीज़ ज़्यादा है ना वो तो लेगी लेगी। कोई भी बंदा चाहेगा कि ज़्यादा ज़्यादा आए हमारे पास, देने की बात सोचता कौन है आज की दुनिया। वही बात नगर पालिका के साथ है, ठीक है। तो ये बात समझ लो दोनों। 115 सिंपल है कि अगर हमने कोई घर बनाया है, कोई चेंजेस लाए हैं, कोई मॉडिफिकेशन किया है उसके अंदर, तो उसकी जानकारी हमें जिस दिन अपन उसको बना दिया उसके कंप्लीट होने के 30 दिन के भीतर, या फिर जिस दिन अपन मकान को यूज लेना स्टार्ट करेंगे उस तारीख को हमें वो जानकारी नगर पालिका को देनी होती है। नहीं देंगे तो आपके ऊपर
उस मकान का जितना कर बनता है 3 महीने का, उसको 10 से गुणा करके आपको पेमेंट देना होगा, या फिर 500 रुपये देने होंगे। दोनों में से जो भी ज़्यादा होगा वो आपको देना होगा। आ जाते हैं धारा नंबर 116 पर। किस पे आ जाते हैं? 116। यहाँ से अपनी दूसरी स्ट्रीट चालू हो जाती है, यानी अलग जोन चालू होगा। देखो इसमें क्या, भवनों या भूमि पर कर समुदाय के लिए मूलतः दायी व्यक्ति द्वारा हक के समस्त अंतरणों के विषय में नगरपालिका को सूचना दे। समझो इस पूरी लाइन में, ये मैंने डिट्टो उठाई है वहाँ से एक्ट में से। सोचो इस लेवल की वहाँ पे क्लिष्ट लैंग्वेज यूज होती है। अब इसको समझना ही, मतलब पढ़ने के बाद ये नहीं समझ में आ रहा है बोलना क्या चाह रहा है। देखो ये बोलना चाह रहा है, देखो भवन एवं भूमियों पर कर के समुदाय के लिए मूलतः, कर के समुदाय यानी कर देने के लिए जो व्यक्ति मूलतः दायी, जो देगा यानी करदाता, कौन सा? भवन एवं भूमि का करदाता जो व्यक्ति है द्वारा हक के समस्त अंतरण, यानी जो करदाता है उसके द्वारा हक यानी उसका जो अधिकार है उस भूमि पर, उसका अंतरण यानी अपनी जमीन किसी और के नाम कर रहा है, ट्रांसफर, सिंधी बात। अंतरण का मतलब होता है ट्रांसफर के विषय में नगर पालिका को सूचना दे। तो सिंपल बात है कि मतलब आपका भवन है, आप खुद उसके मालिक हो, आप उस पर टैक्स देते हो। मालिक कैसे पता चल रहा है कि आप उस पर टैक्स दे रहे हो? तो अगर आप टैक्स दे रहे हो उस पर और आप मकान के मालिक हो, तो आप अपने जो मकान है, और मान लो आप या तो आपने अपने वारिस को ट्रांसफ़र कर दिया, या मतलब डेथ हो गई तो अपने आप वारिस को ट्रांसफ़र हो गया, या तो वारिस हो, या फिर आपने पर्टिकुलरली किसी और को बेच दिया हो। भाई बेच के भी ट्रांसफ़र हो सकता है, बेच दिया हो, दान दे दिया हो, किसी भी तरह से अपना हक है वो कहीं और ट्रांसफ़र कर दिया, अंतरण कर दिया है, तो उस मामले में क्या करनी होती है? आपको जो ट्रांसफ़र की सूचना है वो किसको देनी होगी? नगर पालिका को। ये क्यों देनी होती है मैं आगे वाली धाराएं पर मैं आपको पहले बताता हूँ। ये देनी क्यों पड़ती है? भाई पहले तो टैक्स आपसे वसूल किया जाता था नगर पालिका के द्वारा, ठीक है। अगर आपने टैक्स या ये ट्रांसफ़र की सूचना नहीं दी तो नगर पालिका को कैसे पता चलेगा कि आपने ज़मीन बेच दी या ट्रांसफ़र कर दी? तो उसकी सूचना नगर पालिका को इसलिए देनी होती है। आई बात समझ में? अगर आपने ये सूचना नगर पालिका को नहीं दी तो अब मान लो आपने ज़मीन बेच दी किसी और को, ए था, ए ने ज़मीन बेच दी बी को, ट्रांसफ़र कर दी बी के पास। लेकिन अगर आप ये सूचना नगर पालिका को नहीं देते हैं तो अब जो टैक्स है वो टैक्स आप पे ए पे लगता रहेगा। क्यों? क्योंकि आपने सूचना तो दी नहीं। अगर आप सूचना दे देते हैं तो जो टैक्स है वो ट्रांसफर होकर बी के पास चला जाएगा। क्यों? क्योंकि नगर पालिका क्या करती है, एक रजिस्टर रखती है, उसके अंदर जो नाम है उसके नाम में आपका नाम हटा देगी और उसका नाम लिख देगी, बी का नाम लिख देंगे तो बी के ऊपर टैक्स लग जाएगा। अगर आप सूचना नहीं देंगे तो रजिस्टर में नाम ए ही रह जाएगा, तो ए ही रह जाएगा, तो जो टैक्स है वो आप पर ही लगता रहेगा। आया समझ में? बिल्कुल ठीक है। तो समझा देता हूँ, देखो फटाफट यही है, इसके अंदर मेनली कुछ नहीं हुआ। देखो 116 के अंदर मैंने ये तो बता दिया कि टैक्स वाली बात है। देखो यदि भूमि एवं भवन के कर देने वाले व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो नगर पालिका को सूचना कौन देगा? ये बात भी हो गई भाई। अगर मान लो डेथ हो जाती है तो उसका जो वारिस है या तो वो सूचना देगा, या मृत व्यक्ति द्वारा जिससे हक का अंतरण किया गया, मान लो उसकी औलाद नहीं है और उसने अपने ताऊ जी के बेटे को दे दिया, या अपने मतलब अपने भाई के बेटे को क्या दे दिया, ज़मीन दे दी, ट्रांसफ़र कर दी, किसी और जिसने उसकी सेवा की थी उसको ट्रांसफ़र कर दी उसने ज़मीन, तो वो व्यक्ति क्या करेगा? ये सूचना देगा। ठीक है, ये स्पेशल कंडीशन दी हुई मैंने। भाई ये तो सोचा ही नहीं कि मृत्यु हो जाएगी तो कैसे देंगे, तो ऐसे देंगे। फिर आते हैं 117 सूचना का प्रारूप। ये क्या है? एक मिनट, हाँ सॉरी, हाँ मैं कंफ्यूज हो गया, मैं कि 116 कहाँ से आ गया। देखो 117 में क्या है? सूचना का प्रारूप। ये जो सूचना दी जाएगी वो किस फॉर्मेट में? देखो हर चीज़ फॉर्मेट में लिखी होनी। देखते नहीं कि आपके आप पटवारी के पास जाते हो तो एक प्रारूप रेडी रहता है उनके पास, जन्म प्रमाण पत्र का, हर चीज़ का। ये फॉर्मेट भी समझ लो होता है क्या, रेडी रहता है उनके पास हर चीज़ का ही। विवाह पंजीयन के लिए जाते हो तो वहाँ भी एक प्रारूप तैयार रहता है। तो बहुत सारे काम के लिए बहुत सारे प्रारूप ड्राफ्ट पहले ऑलरेडी बनाए हुए हैं, वो आपको पन्ना निकाल के दे देते हैं, हरे कलर का सा, नीले कलर के से, अलग अलग टाइप कलर के होते हैं। उनके अंदर आपको डिटेल भरनी होती है, लगाई मोहर, लगाया साइन किया, उसने अपनी मोहर लगाई, साइन किया और अपना पकड़ा देते हैं और अपना काम हो जाता है। यही होता है, तो उसे ही प्रारूप कहते हैं। तो ये जो ट्रांसफर की सूचना दोगे ना, इसका भी प्रारूप पहले ही बना हुआ है। किसमें? अपने पढ़ा था अनुसूची 2 और 3 के अंदर पढ़ा है मैंने, अनुसूची 2 और 3 में। तो 116 में दी जाने वाली सूचना भूमि या भवन के अंतरण की जो सूचना है वो हमें अनुसूची 2 या 3 के अंदर देनी होती है। इसके साथ हमें एक चीज़ और देनी होती है, ये पूछ सकता है भाई 2 और 3 तो सबको पता होता है, हर किसी को पता होगा 2 और 3, लेकिन ये वाला पता होना मुश्किल है कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर भी आपको देना होता है। यदि नगर पालिका आवश्यक समझेगी तो आपसे इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर भी मांगेगी, यानी सबूत मांगेगी ट्रांसफर किया है उसका। सीधी बात ये समझ लो कि भाई आपने जो ट्रांसफर किया है उसकी या तो वो दे दो, क्या बोलते हैं उसको, रजिस्ट्री मांग लेगी, कुछ भी चीज़ ऐसी जिससे प्रूफ हो जाए कि आपको ट्रांसफ़र हुई है। ठीक है, एक तरह से प्रूफ है ट्रांसफ़र का।
ठीक है। तो 117 सूचना का प्रारूप की बात की गई है। 116 में दी जाने वाली जो सूचना है वो अनुसूची 2 और 3 के तहत दी जाएगी और उसके साथ में नगर पालिका चाहे तो आपसे इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर भी मांग सकती है। फिर आ जाते हैं धारा नंबर 118 के ऊपर। ये क्या है? अंतरीति के नाम का नगर पालिका रजिस्टर में प्रतिस्थापन करना। अंतरीति यानी ट्रांसफरी, ट्रांसफरी इंग्लिश में समझे तो ये कौन होता है? तो ट्रांसफरी वो होता है जिसको ट्रांसफर की गई है, यानी तो जो जिसको ट्रांसफर की गई उसका नाम नगर पालिका के रजिस्टर में प्रतिस्थापन नहीं, उस पुराने वाले की जगह नया का नाम लगा देना है ना, लैंग्वेज की लिस्ट। इसीलिए उपरोक्त सूचना की प्राप्ति के बाद नगर पालिका क्या करती है? अपने नगर पालिका का जो रजिस्टर है उसके अंदर ये नाम अपडेट करती है। सिंपल बात इतनी सी और कुछ नहीं। फिर आगे चलते हैं धारा नंबर 119, आज की हमारी अंतिम धारा है। तो आप ये देखो, अंतरण की सूचना के अभाव में भवनों या भूमि पर कर के संदाय का दायित्व बना रहेगा। यानी अगर आपने अंतरण की सूचना नहीं दी, यानी ट्रांसफर की सूचना नहीं दी नगर पालिका को, तो भूमि एवं भवन संबंधी जो टैक्स है वो कौन देगा? तो ट्रांसफरी से पूर्ववर्ती स्वामी, यानी जिसको ट्रांसफर की उससे पहले वाला स्वामी वही देता रहेगा। क्यों? क्योंकि उसने सूचना दी नहीं, हम नगर पालिका को जानकारी है नहीं। जब ट्रांसफर की सूचना नगर पालिका को दे दी जाएगी तो नगर पालिका उसे अपने रजिस्टर में अपडेट नहीं करती है, दे दी जाएगी एवं नगर पालिका उसे अपने रजिस्टर में अपडेट करती है, नहीं करेगी तब तक उसे वो देना पड़ता, जब तक कि सूचना नहीं देता है। सॉरी, यहाँ नहीं लिखना भूल गया, ठीक है, थोड़ा सा चेंज कर दूंगा मैं इसको ना। तो ये 119 के अंदर जब तक सूचना नहीं देंगे तब तक वो रजिस्टर में चढ़ाएगी नहीं, तब तक वो देना पड़ेगा। ये मैंने आपको पहले डिटेल में बता दिया, पूरा एक साथ याद रखना है 116 से 119 तक, अपने आप समझ में आ जाएगा। फटाफट रिकेप कर लेते हैं अपन। ओके, देखो आज अपने बहुत अच्छी अच्छी धाराएं पढ़ी। 108 पढ़ा हमने। 108 में क्या पढ़ा? कर अधिरोपण से पूर्व की प्रक्रिया पढ़ी। नगर पालिका को अगर 103 धारा के तहत अन्य कर अगर अधिरोपित करना है तो उसे एक साधारण बैठक बुलानी पड़ती है, एक संकल्प पारित करना होता है। उस संकल्प के बाद उन्हें एक अनुसूची 1 के अंदर जो प्रारूप है उसके अंदर बहुत सारी डिटेल, जैसे कि कर कौन देगा, किसको छूट है, कौन सी रेट है, किस आधार पर लगाया जाएगा, ये सारी डिटेल उसके अंदर डाली जाती है और उसको नोटिस के साथ प्रकाशित कर दिया जाता है। नोटिस के 1 महीने बाद निवासी उसके ऊपर आपत्ति भेज सकते हैं। अगर आपत्ति विचारणीय नहीं है तो डायरेक्टली नगर पालिका क्या करती है? उसे विशेष बहुमत से पारित कर देती है। लेकिन अगर विचारणीय है तो नगर पालिका स्वयं या उनकी जो अन्य समितियां हैं उनके माध्यम से उसको आपत्ति को क्लियर करवाते हैं और उसके बाद उसे विशेष बहुमत से पारित करते हैं। 109 में कर का अधिरोपण गजट में नोटिफिकेशन निकाला जाता है, जैसे टैक्स लगाया जाता है और उसकी जो तारीख है वो फिक्स है। 1 अप्रैल को कर सकते हो, 1 जुलाई से कर सकते हो, 1 अक्टूबर से, 1 जनवरी से कर सकते हो। अगर अप्रैल से कर रहे हैं तो वार्षिक रूप से अगले साल के अप्रैल तक ले लेंगे, यानी वार्षिक रूप से लग जाता है ऑटोमेटिकली। लेकिन यदि टैक्स 1 जुलाई या 1 अक्टूबर या 1 जनवरी से लगाया जा रहा है तो 3 महीने करके टैक्स लेंगे। और कब तक लेंगे? जब तक कि 1 अप्रैल नहीं आ जाती, और जैसे 1 अप्रैल आएगी वैसे उसे वार्षिक रूप से लेना स्टार्ट कर देंगे। लेकिन ये टाइम पीरियड वैसे चेंज हो जाएगा अगर गजट में जब टैक्स का अधिरोपण निकाला गया था तो उसके अंदर अगर टाइम पीरियड फिक्स दिया हुआ है तो उस टाइम पीरियड के अंदर ही वो टैक्स रहेगा, उसके बाद ऑटोमेटिकली समाप्त हो जाता है। धारा 110 क्या कहती है? कर के अंदर कोई भी चेंज लाना है तो जो भी अपन ने धारा 108 109 में पढ़ा है उसको वापस रिपीट करना पड़ता है। 111 में क्या है? कर का स्थगित करना है, समाप्त करना है तो उसकी पावर स्थगित करने की राज्य सरकार की क्या पावर है? तो लोकहित में के विपरीत अगर कोई एक्ट है या टैक्स के अंदर कोई त्रुटि है तो पहले क्या करती है राज्य सरकार? नगर पालिका को पावर देती है कि भाई आप इसको चेंज कर लो, इसको सही कर लो। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो राज्य सरकार क्या करती है? गजट में नोटिफिकेशन निकालती है और उस टैक्स को या तो स्थगित कर देती है या समाप्त कर देती है। 112 में क्या है? इसमें नगर पालिका की पावर क्या है स्थगित और समाप्त करने की? तो राज्य सरकार क्या करती है? एक ऑर्डर देती है नगर पालिका को, भाई इस टैक्स या जो है उसे समाप्त कर दो या स्थगित कर दो, तो उसे करना ही होता है। किसमें? लोकहित में, ठीक है। फिर आती है धारा 113। ये क्या है? कर निर्धारक की नियुक्ति कौन करता है? राज्य सरकार करती है। कर निर्धारक होता कौन है? तो कर का निर्धारण करने वाला व्यक्ति। फिर आते धारा 114 के अंदर, इसमें कुछ जानकारी देना। कौन सी? टैक्स से रिलेटेड। कर निर्धारक कर लगाएगा तो उससे पहले कुछ जानकारी चाहिए होगी उसे। तो कौन सी जानकारी है? तो भवन या भूमि के जो अधिभोगी या स्वामी है उसे कर निर्धारक को सूचनाएं एक फिक्स प्रारूप में फिक्स टाइम पीरियड के अंदर देनी होती है। अगर वो नहीं देता है तो जो कर निर्धारक है वो स्वयं विवेक से जांच करता है, जांच करके कर का निर्धारण कर देता है। धारा 115, इसके अंदर संशोधन के प्रयोजन के लिए सूचना। यदि आप अपना मकान बना रहे हैं या फिर उसके अंदर कोई मॉडिफिकेशन कर रहे हैं तो उसकी सूचना आपको नगर पालिका को देनी होती है। जिस दिन आपका मकान तैयार हो जाता है उसके 30 दिन के अंदर ये काम करना पड़ता है। यानी अगर 30 दिन के पहले आप अगर अपना मकान का यूज लेना स्टार्ट कर देते हो तो जिस दिन से आप यूज लेना स्टार्ट करोगे उस दिन ही आपको सूचना देनी होगी। यदि जानकारी नहीं देते हैं तो आपके मकान के जो 3 महीने का कर बनता है उसका 10 गुना आपको देना होता है या फिर 500 रुपये देने होते हैं। दोनों में जो भी अधिक होता है वो नगर पालिका के द्वारा वसूला जाता है।
116 के अंदर क्या है, तो 116 के अंदर ये है कि अगर आप अपनी ज़मीन को ट्रांसफ़र करते हैं तो उसकी सूचना आपको नगर पालिका को देनी होती है। कौन देगा, तो सूचना अगर आप जीवित हैं तो आप स्वयं देंगे, आपने अगर ट्रांसफ़र किए किसी और को तो आप खुद देंगे, और अगर आप जीवित नहीं हैं और आपका वारिस है या फिर आपने जिसको ट्रांसफ़र करनी है वो खुद वो जानकारी वो सौंपेगा। फिर 117 के अंदर सूचना का प्रारूप दिया गया है। ये जो सूचना है किस प्रारूप में दी जाएगी, तो अनुसूची 1 और 2 के अंदर प्रारूप दिया है, उसके हिसाब से सूचना दी जाएगी। और इसके साथ नगर पालिका चाहे तो आपसे इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफ़र मांग सकती है, यानी ट्रांसफ़र की प्रूफ मांग सकती है। धारा 118 में क्या है, अंतरिति के नाम का नगर पालिका रजिस्टर में ट्रांसफ़र, यानी जिसके नाम पर ट्रांसफ़र हुई है ज़मीन, जिसके टाइम में ट्रांसफ़र हुआ है, अंतरण हुआ है, उस व्यक्ति का नाम क्या किया जाता है, रजिस्टर में चेंज किया जाता है नगर पालिका के। कौन करता है, नगर पालिका स्वयं करती है। धारा 119 में क्या है, कौन है, तो अंतरण की सूचना अगर नहीं दी जाती है तो जो टैक्स है वो पुराने वाले आदमी के ऊपर ही चलता रहेगा। तो कब तक चलता रहेगा, जब तक कि वो सूचना उनके पास नहीं पहुंचती और रजिस्टर में नहीं चढ़ाई जाती, तब तक के लिए। तो ये हमने आज धारा 108 से 119 तक फुल्ली कवर किया है। नोट्स कैसे लगते हैं, क्लासेस कैसे लगती है, प्लीज़ बताया करो, थोड़ा मोटिवेशन मिलता है मुझे भी। और अभी क्लासें मैंने कंटिन्यू डालना स्टार्ट किया है। हाँ, मैं क्लासें थोड़ी छोटी इसलिए डाल रहा हूँ ताकि कंटिन्यू बनी रहे, क्योंकि अगर मैं क्लास लंबी रखता हूँ तो फिर मेरा कंटेंट खत्म हो जाता है। देखो, मैं एक दिन में इतना ही कंटेंट बना पाता हूँ कि मैं एक क्लास ले पाऊँ, और वो भी कभी कभी कम पड़ने लग जाता है, क्योंकि कभी किसी दिन का अगर मेरे को ऑफिस में काम ज़्यादा रह जाता है या घर पे कभी काम हो जाता है, कहीं बाहर जाना पड़ जाता है, तो इसकी वजह से थोड़ा सिस्टम हिल जाता है। और अभी दिवाली से जस्ट निकला हूँ तो अभी मैं थोड़ा फ्रेश हूँ, रिफ्रेश चल रहा हूँ। अपनी कंटिन्यूटी मैं बनाए रखूँगा, कोई क्लास आए ना आए, मेरी क्लास कंप्लीट आएगी। और ज्योग्राफी वाली सर की भी क्लास आने वाली है, क्योंकि अभी देखो अभी जस्ट RS बने। जब आप इस पोस्ट पे पहुंच जाते हो ना, इस पोस्ट पे या अधिकारी वाली पोस्ट में ऐसा है कि जो लोग आपको जाने नहीं जाने, आपके दोस्त हो, दुश्मन हो, पड़ोसी हो, कुछ भी हो, रिश्तेदार हो, अच्छे से हो, बुरे हो, सारे के सारे आपके पास आएंगे, आपको बड़े बड़े शुभकामनाएं देंगे, बधाइयाँ देंगे, क्योंकि आप बन चुके हो। इसलिए जब आपका स्ट्रगल टाइम था ना, उस टाइम में आपके पास आपके माता पिता होते हैं, आपके जो अच्छे गहरे अच्छे प्यारे दोस्त होते हैं वो आपके साथ होते हैं बस, और आपकी पढ़ाई आपके साथ होती है। इसके अलावा बाकी लोग कहीं दूर दूर तक आपको नज़र नहीं आते, वो सिर्फ तानों में नज़र आएंगे आपको, या ऐसी बातों में नज़र आते हैं बस। क्यों, क्योंकि लोग है ना सक्सेस को देखते हैं जो सामने दिखता है ना उसका, क्योंकि आजकल है ना वो बोलते नहीं है, बड़े बूढ़े बोलते हैं कि चेहरा देख के तिलक निकाला जाता है। क्यों कहते हैं, क्योंकि सही बात यही है, हमारा जो समाज का असली चेहरा है वो यही है कि जब तक आपके चेहरे के अंदर या आपके अंदर कुछ ऐसी काबिलियत नहीं हो जाती या आप सक्सेसफुल नहीं हो जाते, तब आपको लोग पूछते नहीं हैं। आपकी पहुंच तभी होती है, पूछ तभी होती है जब आप उस सक्सेस को हासिल कर ले। तो ये बात है, इसलिए सक्सेस होने के लिए मेहनत करो, और आपके लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी है। बहुत लोग अब इसकी तैयारी स्टार्ट भी नहीं कर रहे हैं। बहुत सारों के मैसेज मेरे पास आते हैं कि सर एग्ज़ाम कब होगी, कब नोटिफिकेशन आएगा, कब हम इसको स्टार्ट करें। मैं बोल रहा हूँ जिस दिन नोटिफिकेशन आ गया ना, उस दिन के बाद आपको RPSC हिलने तक का टाइम नहीं देगी, क्योंकि RPSC ने अपना पूरा मूड है ना वो बिल्कुल चेंज करा हुआ है। फास्ट मोड पे चल रही है RPSC। कभी भी नोटिफिकेशन निकालती है, फटाक से एग्जाम ले लेती है, पता भी नहीं चलेगा, हवा ही नहीं लगेगी। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ एग्जाम लगने से पहले आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन हो सॉरी नोटिफिकेशन से पहले आपकी प्रिपरेशन कंप्लीट हो चुकी होनी चाहिए। जैसे ही आप उसके बाद वाले जोन में जाते हैं तो वो आपको रैंक अपडेशन को एक तरफ जाया करो। क्योंकि जब मैंने जूनियर अकाउंटेंट तैयारी की थी ना, उससे पहले क्योंकि मैं RS बैकग्राउंड का हूँ तो मेरे को उसमें 50% तो पढ़ना ही नहीं पड़ा, 60-70%, क्योंकि मैं ऑलरेडी प्रिपेयर किया हुआ था। मैंने 30% का पोर्शन पढ़ा, बाकी को रिविजन किया और फटाक से मैंने अचीव कर लिया। क्यों, और वो भी रैंक 1 के साथ, इसीलिए अचीव कर पाया। क्यों, क्योंकि ये सारी चीज़ें सर्कमस्टांसेस मेरे पास, तैयारी मैंने पूरी की हुई थी, लगभग सारी चीज़ें मेरे पास नहीं पड़ी हुई थी, रिफ्रेश था मैं हर चीज़ के लेके, इसलिए। और रैंक 1 होने का फ़ायदा आप जब जॉब में आओगे तब आपको पता चल जाएगा। रैंक 1, 2, 3 जो टॉप 50, 100 है उनको बहुत बेनिफिट होते हैं, अपने बहुत सारे प्रमोशंस हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो टॉपर्स को मिलती है। या टॉप पे आने पर देखो, जॉब चाहे टॉपर की हो चाहे किसी को जॉब रहती है, लेकिन एक चीज़ आप समझ लेना कि जॉब में आने से पहले भी स्ट्रगल है, आने के बाद भी स्ट्रगल है। या आप ऐसे सोच लो कि जॉब में आने के बाद कुछ सहूलियतें ऐसे मिल जाती है कि हमें लाइन में खड़ा नहीं रहना पड़ेगा, हमारी बात लोग सुनेंगे, बहुत सारी बातें जो काम हमें जाके करने पड़ते हैं हमारे फ़ोन पे हो जाते हैं,
ये बहुत सारी सहूलियत आपको मिल जाएगी। लोग हमारी इज्जत करते हैं, वैल्यू रहती है मार्केट में, 50 तरह के लोग पूछते हैं हमें, अपनी प्रॉब्लम्स हमको बताते हैं, हम उन्हें सोल्व कर पाते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें जो हम बदल पाते हैं सिर्फ एक अच्छे काम के साथ। लेकिन जो जॉब का स्ट्रगल है, जैसे कि आप जॉब में जाएंगे तो उसके बाद भी आपको प्रमोशन के लिए चयन में होते हो, तो आपको अगर ज़्यादा फायदा चाहिए तो ज़्यादा मेहनत करो। सिंपल लॉजिक इतना ही है। ठीक है, तो इन्हीं बातों के साथ आज की क्लास को विराम देते हैं और आशा करते हैं कि आप हमारे को इतना ही प्यार आगे कंटिन्यू देते रहेंगे। धन्यवाद, शुक्रिया।